गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के साधन। यहाँ पे लेसन नंबर 7 में हम लोगों ने जहाँ तक का पार्ट कर लिया है, जहाँ तक का हमारा कवर हो चुका है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस का, कि मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है बिजनेस फाइनेंस का। तो बिजनेस फाइनेंस में मतलब हमारे बिजनेस की जो भी नीड रहती है, उस बिजनेस की नीड को या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी अमाउंट या इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, वही हमारा कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम हमारे बिजनेस में फंड का यूज़ करते जाते हैं। बिजनेस का मीनिंग देखने के बाद में, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके क्या विशेषताएं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, उसके 7 to 8 पॉइंट दिए हुए थे। एनी 5 पॉइंट आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करने थे, मैंने आपसे कहा था। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग और उसके फीचर्स देखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस के कितने पर्पस हो सकते हैं या कितनी कंडीशंस में उसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बिजनेस फाइनेंस के यहाँ पे सिग्निफिकेंस के 9 पॉइंट्स थे, और इन 9 पॉइंट्स में से मैंने आपसे कहा था 6 to 7 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लर्न करके नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टर्म, कि बिजनेस फाइनेंस कितनी तरह का होता है या कितनी कंडीशन में उसे डिवाइड किया जाता है। तो बिजनेस फाइनेंस की यहाँ पे मेनली 3 टर्म्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सेकंड है मीडियम टर्म फाइनेंस, और थर्ड नंबर पे होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सब 4 हेड्स हैं बिजनेस में, मीडियम फाइनेंस के भी 5 to 6 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हमारा जो पॉइंट आते हैं, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता क्या है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो होता है जिसका मिनिमम जो एक टाइम पीरियड रहता है वो कम से कम 10 ईयर्स का होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेफर्स टू दैट फाइनेंस विच इज़ राइज्ड एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब ऐसा फाइनेंस जो कम से कम 10 वर्षों के लिए हो, या ऐसी फंड जो कम से कम 10 वर्षों के लिए लोन पे ली जाती है, ऐसी अमाउंट जिसकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स की हो, तो वो काउंट होता है लॉन्ग टर्म में। अब ये लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंस रहता है या लॉन्ग टर्म अमाउंट जो हम यूज़ करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ली जाती है। अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, तो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, ये सभी हमारा काउंट होगा फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड असेट्स इट मीन्स वो असेट्स जो एक बार में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम हर समय में कुछ कुछ महीनों में या हर एक दो सालों में चेंज नहीं करेंगे। एक बार ले लिया है तो कम से कम हम उस मशीन को 10 साल, 20 साल, 15 साल तो भी यूज़ करते रहेंगे। हम लोगों ने मकान लिया है, कोई प्लॉट लिया है, तो उस प्लॉट को हम हर 2 दिन, 4 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में लेके बेच नहीं देंगे या फिर से नया नहीं खरीदेंगे। हम ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काउंट होता है, और लॉन्ग टर्म में काउंट होगा तो यहाँ पे उसका पीरियड भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, ज़्यादा समय के लिए किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो रहती है वो 10 ईयर हो, तो वो काउंट होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम टर्म फाइनेंस। तो मीडियम टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट को, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट को परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाता है। और यहाँ पे इस मीडियम टर्म फाइनेंस का यूज़ भी हम लोग हमारे परमानेंट असेट्स के लिए कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 10 वर्षों से कम रहता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का रहता है। मतलब इस तरह का लोन या इन्वेस्टमेंट जो भी रहता है वो कम से कम 1 साल तक का तो रहता ही रहता है। उसका यूज़ हम कम से कम 1 ईयर के लिए तो अपने बिजनेस में करेंगे ही, लेकिन उसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 ईयर्स से अंदर का होता है। मतलब मैक्सिमम 10 ईयर ना होते हुए 10 साल के अंदर 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन 10 ईयर से अब वो इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जिसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो। मतलब ये वो अमाउंट होती है या वो फंड होता है या वो कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारे बिजनेस की डेली नीड्स को या डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस या शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है हमारी वर्किंग कैपिटल, रोज़ की वो पूंजी या वो अमाउंट जिससे हम हमारे डेली के होने वाले खर्चों का भुगतान करते हैं या रीपेमेंट करते हैं
ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस काउंट होंगे वो बहुत सारे रहते हैं, जैसे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, टैक्स, रेंट, फ्रेट चार्जेस एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो इस तरह का यूज़ हम लोग हमारे डेली की रिक्वायरमेंट को या डेली के एक्सपेंसेस को पूरा करने में करते हैं। अब इसके बाद में हमने जो पॉइंट देखे थे वो थे ऑनर्स फंड और फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फिक्स्ड एसेट्स का रीपेमेंट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए या उस एसेट्स को परचेज करने के लिए फुलफिल की जाती है। और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है या करंट कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे हम हमारे हर दिन के होने वाले एक्सपेंसेस का अमाउंट पे करते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। मतलब असेट्स में से जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते तो एक्चुअल में जो हमारे पास रिसीव होगा वो काउंट होगा हमारा वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्स। यहाँ पे कितने तरह के फाइनेंस होते हैं, तो यहाँ पे हमने जो टाइप्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा था वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑनर्स फंड, यानी हमारी खुद की सेल्फ इनकम, हमारा खुद का पैसा, हमारी खुद की इनकम। और सेकंड होता है बोरोड फंड। तो बोरोड फंड यानी वो पैसा जो हमने उधार लेकर या कर्जा लेकर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगाया है। मतलब एक होता है ऑनर फंड जिसमें हम अपनी खुद की ही इनकम का यूज़ करते हैं, हम कहीं से पैसा बाहर से नहीं उधार लेते और ना मांगते। और एक होगा बोरोड फंड। तो बोरोड फंड जो रहता है वो पूरी तरह से उधार लिया हुआ पैसा रहता है जिसका हमें इंटरेस्ट भी पे करना रहता है और साथ ही साथ में उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें उस अमाउंट को पे करना होता है। ऑनर फंड और बोरोड फंड के यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखे थे। यहाँ पे हम लोगों को 10 पॉइंट्स दिए हुए, 11 पॉइंट्स दिए हुए बुक में, और मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं 6 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर है सेकंड नंबर पे जो हमारा आज से जो स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट कवर हो रहा है, उसमें एक हमको दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी हुई है, तीनों टाइप के डिफरेंसेस हैं। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है और साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ में मीडियम है। और ये तीनों हम लोगों ने पीछे हमारी थ्योरी के पार्ट में पढ़े हैं। तो इसका डिफरेंसेस आप लोग सेल्फ लर्न करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 3 ही पॉइंट है और ये तीनों आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे हम लोगों का जो आज पार्ट है वो होता है कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थायी पूंजी। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स्ड कैपिटल के बारे में रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 216 पर 7.14। फिक्स्ड कैपिटल और ब्लॉक रेफर्स टू दोज फंड विच आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड और मोर और लेस परमानेंट असेट्स। मतलब फिक्स्ड एसेट्स वो असेट्स होती है या फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका यूज़ हम लोग उस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं जब हमें किसी तरह की फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है या फिक्स्ड परमानेंट हमें पेमेंट करना है। मतलब ऐसा पेमेंट जिसको करने के बाद में हमारा किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन रिमेनिंग नहीं रहेगा। तो इस तरह का अमाउंट पे करने के लिए हम जो कैपिटल का यूज़ करते हैं या जो फंड का यूज़ करते हैं वो हमारा काउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल में। और फिक्स्ड कैपिटल इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को भी परचेज करते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी रहती है उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सभी काउंट होते हैं। आगे हमको दिया हुआ है इसी में, फिक्स्ड कैपिटल इन फैक्ट इज़ यूज्ड टू acquire assets which are essential to run the business। मतलब फिक्स्ड असेट्स का यूज़ हम लोग असेट्स को परचेज करने के साथ साथ करते तो हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स का यूज़ हम लोग हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए या बिज़नेस को रनिंग करने के लिए, बिज़नेस को बहुत अच्छा चलाने के लिए भी यहाँ पे हम लोग इस असेट्स का या कैपिटल का फंड का यूज़ करते हैं। आगे हमको दिया हुआ है, इट इज़ द कैपिटल which is required to meet the long term needs to the of the business। मतलब ये जो कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल जो रहती है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर वर्क करती है। मतलब इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है। आगे दिया हुआ है, द फिक्स्ड एंड परमानेंट असेट्स कैन नॉट बी विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस टिल इट्स लिक्विडेशन। मतलब हम परमानेंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को या फिक्स्ड कैपिटल को हम हमारे बिजनेस से कभी भी अलग नहीं कर सकते जब तक हमारा बिज़नेस चालू है। मतलब जब तक हमारा बिज़नेस रहेगा तब तक इस असेट्स का
या इस कैपिटल फंड का यूज़ हमें हमारे बिजनेस में करना होता है। The capital required for replacement of fixed assets, renovation of fixed assets, modernization of fixed assets, research and development। इस तरह से हमारा फिक्स्ड असेट्स का यूज़ सिर्फ किसी असेट्स को परचेज करने के लिए ही नहीं होता है। इस कैपिटल का फंड का यूज़ हम लोग बिजनेस की जो फिक्स्ड असेट्स ऑलरेडी वर्किंग में है उसको मेंटेन करने के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, उनको रिनोवेट करने के लिए, हमारे बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए, इन सब जगह पर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मतलब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड असेट्स का जो नेचर होता है वो मेनली बिजनेस के लिए रहता है, क्योंकि ये असेट्स मेनली हमारे बिजनेस के लिए और साथ ही साथ में किसी फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए ही ली जाती है या यूज़ की जाती है। सेकंड नंबर पे हमको दिया हुआ है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। असेट्स का यूज़, फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ हमें किस हद तक करना है, कितने लिमिटेशंस है, इसका हमें कहाँ तक का प्रयोग करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी हमारी फिक्स्ड असेट्स की जो रहती हैं या फिक्स कैपिटल की रहेगी वो डिपेंड ऑन आवर बिजनेस। मतलब बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारा व्यापार किस तरह का है, हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, लॉन्ग टर्म है, लोकल बिजनेस है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल है, हमारा बिजनेस किस तरह का है, ये डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल फंड के लिए कि हमें हमारे बिजनेस में फ़ंड किस लेवल तक कितना लगाना है। अगर हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी मोटी रहती है और हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है या डेवलप नहीं कर रहा है तो हमें फ़ंड भी कम लगेगा। लेकिन हमारा बिजनेस थ्रू आउट बहुत अच्छा चल रहा है, लमसम में हमारा बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमारे कस्टमर्स भी बहुत है, हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे प्रोडक्शन को और बेनिफिट हो, हमारे बिजनेस में और ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कैपिटल फंड भी उतना ही हर वक्त लगाना रहेगा। आगे रहता है नेचर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब हमारा जब हम लोग किसी भी बिज़नेस को करते हैं और उस प्रोडक्शन को करते हैं तो प्रोडक्ट को परचेस करने के टाइम पे हम लोग रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और उस रॉ मटेरियल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी उस प्रोडक्ट को परमानेंटली हम लोग बनाते हैं। अब जब हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी हमें पैसा लगता है, तो वो पैसा जो लगता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार हमने अगर मशीन परचेज़ करी है तो वो सिर्फ एक बार का टारगेट पास होने के बाद में या एक बार का ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में यूज़लेस नहीं होगी, वो मशीन हमारी फिक्स्ड रहेगी। उसी तरह से अगर हमने किसी यूनिट्स को बनाने के लिए अगर सामने वाले से कमिटमेंट किया है कि हम अपना प्रोडक्ट टाइम पे उसको सप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट को भी हमें परमानेंटली बनाना और उसी प्रोडक्ट का अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस में वर्किंग होता है तो हमें यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करना रहेगा, उसके लिए भी हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल का ही रिक्वायरमेंट रहता है या फिक्स कैपिटल का ही हमें इसमें यूज़ करना रहता है। आगे दिया हुआ है अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन एक्सपेंसेस को हमें पे करना होता है वो हमारे काउंट होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक व्यय। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो बिजनेस के लिए मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आप रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंसेस नहीं करो तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे गोडाउन में हमने मशीनें ला के रखी है लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी नहीं है, लाइट फैसिलिटी नहीं है, तो आपकी मशीनें चल ही नहीं पाएगी क्योंकि आपके पास में वहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो जब तक आप लोग लाइट का कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका बिजनेस रनिंग नहीं होगा क्योंकि मशीनें यूजलेस हो जाएगी। तो इस तरह से वो एक्सपेंसेस जिन्हें करना हमारे बिजनेस के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो वो एक्सपेंसेस भी हम लोग इस कैपिटल फंड में से या फिक्स कैपिटल फंड में से ही पे ऑफ करेंगे। आगे हमारे पास में दिया हुआ है मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। हमें हमेशा उसी तरह का प्रोडक्शन करना चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो और मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हम उस तरह का ही अगर प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस थ्रू आउट आगे जाता है, बहुत अच्छी हमारी बिजनेस में हमें इनकम होती है, प्रॉफिट भी हमारा हमेशा इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि हमने उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है जिसकी आज मार्केट में रिक्वायरमेंट है या जिसके लिए कस्टमर हमारा हर प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री है। लेकिन अगर हम फैशन से हट के ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ का, पुराने ज़माने का मार्केट में कुछ लेकर आएंगे तो आज की न्यू जनरेशन जो मॉडर्न बेस्ड होती है वो उस टेक्नोलॉजी को देखकर हमारे उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगी। तो हमें उस मेथड का और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
आगे हमारे पास में इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोड ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स कैपिटल का यूज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि फिक्स कैपिटल का यूज़ हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में ही होगा। आगे दिया हुआ है गुडविल टू वेंडर्स, मतलब हमारे बिजनेस में हमने कितना फंड लगाया है, किस तरह से लगाया, ऑनर्स फंड है, बोरोस फंड है, ये हमारे बिजनेस की गुडविल के लिए भी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। और साथ ही साथ में वेंडर यानी जो मालिक है उसके ऊपर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये चीज़ सारी इफेक्ट डालती है। आगे दिया हुआ है फ्यूचर एक्सपेंशंस। तो फ्यूचर एक्सपेंशंस यानी यहाँ पर हमारा करंट में हम जो भी करेंगे वो ही हमारा फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अगर हमने करंट में हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से ध्यान लगाया है या फंड का प्रॉपर यूज़ करा तो इन फ्यूचर हमें डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह पे यहाँ पे हमने फैक्टर्स जो देखे थे फिक्स्ड कैपिटल के वो 8 पॉइंट थे, इसमें से एनी 4 to 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो जब तक बिजनेस में फिक्स्ड एसेट नहीं होगी या जब तक बिजनेस में कैपिटल नहीं होगी तब तक हमारा बिजनेस रनिंग ही नहीं करेगा, हमारा बिजनेस वर्किंग में नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें हमारे बिजनेस के हर स्टेप बाय स्टेप पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसी कैपिटल का यूज़ करके इसी फंड का यूज़ करके हमारे बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं। अब आगे हमारे पास में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो है सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इक्विटी शेयर, फिर है प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, टर्म्स लोन। ये सब 7 to 8 पॉइंट हमें यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के दिए हुए। अब आगे हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होते क्या है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर, अ शेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल, मतलब वो शेयर जो कंपनी की कैपिटल को शो ऑफ करते हैं या कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होते हैं वही यहाँ पे कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स equal proportion into which the capital of a company is divided are called share and person to whom such shares are allotted is called shareholders। मतलब कंपनी की कैपिटल को जो शो ऑफ करे वो ही शेयर है, या वो अमाउंट या वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी के एसेट्स में से परचेज किया जाएगा, कंपनी के पार्ट में से परचेज किया जाता है तो उसे हम शेयर कहेंगे। और जो पर्सन इस शेयर्स को परचेज करेगा तो पर्टिकुलर वो व्यक्ति वहाँ पे शेयर होल्डर के नाम से कंपनी लैंग्वेज में जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर हम लोगों ने समझ लिया कि कंपनी की एक्चुअल अमाउंट या कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे कहलाता है, या वो यूनिट जो कंपनी की कैपिटल को शो ऑफ करती है या कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है तो वो ही कहलाती है शेयर्स, इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर के बाद में हमको दिया हुआ है मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इक्विटी शेयर के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है गुड सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल। इक्विटी शेयर जो रहते हैं वो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल का एक अच्छा सोर्स होते हैं कंपनी के बेनिफिट को बढ़ाने के लिए या कंपनी के कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी। यहाँ पर जो भी हमारे शेयर्स रहते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनके ऊपर का भी जो भी रेट रहता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन और रिक्वायरमेंट हम लोग इन शेयर्स की वैल्यूज़ को अप एंड डाउन कर सकते हैं या कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमको पॉइंट दिया हुआ है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब इसका हिस्सा जो रहता है वो प्रॉफिट में से देने के बाद फाइंड आउट किया जाता है। मतलब हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट के अलावा जो एक्सेस इनकम रहती है जो हमारे पार्ट में काउंट होती है वो इस एरिया के लिए दी जाती है। आगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल पॉसिबल। एडिशनल कैपिटल पॉसिबल मतलब यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग टर्म लोन है उस लोन को फुलफ़िल करने के लिए एक हमारे पास में एडिशनल फंड के बेसिस पर वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेफ्टी वॉल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज सेफ्टी वॉल फॉर द कंपनी। इक्विटी शेयर जो रहती है एक सुरक्षा कवच के रूप में कंपनी के सामने हमेशा यूज़ होती है या कंपनी के लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। सुरक्षा कवच यानी कैसे,
कंपनी को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है तो वो अपने शेयर्स की वैल्यू को कभी भी बढ़ाती नहीं है। लेकिन अगर कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ा दे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी यहाँ पे अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा देगी। तो जब वो अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाएगी तो वो कंपनी के लिए एक सेफ्टी वॉल का या एक सुरक्षा कवच के रूप में रिप्रेजेंट होती है। आगे हमारे पास में दिया हुआ है इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इनकम। ये जो शेयर रहते हैं, ये जो इक्विटी शेयर रहते हैं, ये शेयर होल्डर्स की इनकम को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर को बहुत बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो मिलने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है या रेट ऑफ पेमेंट जो रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से ये शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बेनिफिशियल इनकम के बेसिस पर परफॉर्म करती है। आगे दिया हुआ है इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इनकम के बाद में दिया हुआ है कैपिटल प्रॉफिट। ये जो शेयर रहते हैं ये कैपिटल प्रॉफिट को, मतलब हमारे जो स्पेसिफिक रिजर्व बने जाते हैं या जो भी हम लोगों का जो एक लाइबिलिटीज पार्ट रहता है उसको पे ऑफ करके हमारे कैपिटल फंड में प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े थे वो थे यहाँ पे मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इसके क्या लाभ होते हैं या क्या फ़ायदे। अब यहाँ पे दिया हुआ है डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। डीमेरिट्स यानी इसके क्या नुकसान है, इक्विटी शेयर के हमें क्या लॉस होते हैं, तो ये अब हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हाई कॉस्ट। इनकी जो कॉस्ट रहती है वो मैक्सिमम ज़्यादा ही रहती है, तो हर कोई व्यक्ति इसको परचेज़ नहीं कर सकता है। हायर कॉस्ट होने के कारण या हायर अमाउंट होने के कारण, हायर वैल्यू होने के कारण ये हर किसी के लिए परचेज़ करना पॉसिबल नहीं है। आगे दिया हुआ है डिल्यूशंस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारी ये कंट्रोल करता है प्रॉफिट लॉस की कंडीशन को। आगे दिया हुआ है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कभी भी ट्रेडिंग का मार्केट में इस चीज़ को कभी भी इजीली लॉन्च नहीं कर सकते। आगे दिया हुआ है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो इक्विटी शेयर जो रहता है वो ओवर कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीगत व्ययों के ऊपर नुकसान करता है। आगे दिया हुआ है एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट रहती है इन शेयर्स की वो हमेशा ज़्यादा रहती है, हेवी रिस्क रहती है इनके साथ में। तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए या फॉलो करने के लिए एग्री नहीं होता है। आगे दिया हुआ है नो ग्रेजुअलिटी ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड। इनके ऊपर फिक्स्ड अमाउंट से कभी भी कोई डिविडेंड या गारंटी नहीं दी जाती कंपनी की ओर से। आगे दिया हुआ है डेंजर ऑफ लॉस ऑन शेयर। ये शेयर जब भी इनकी वैल्यू डाउन होती है तो ये बहुत लॉस में चले जाते हैं। तो इस तरह से शेयर होल्डर को जहाँ पे हायर रेट से प्रॉफिट होता है उसी तरह से इन शेयर्स की वैल्यू कम होने पर शेयर होल्डर को बहुत लॉस भी होता है। आगे दिया हुआ है लॉस ऑन लिक्विडेशन टू शेयर होल्डर टू होल्डर्स। लॉस ऑन लिक्विडेशन टू होल्डर्स मतलब यहाँ पे अगर इनकी रेट सपोज कम हो जाती है तो जो भी शेयर होल्डर रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा एक लॉस का कंडीशन फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इक्विटी शेयर का मीनिंग, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है कि अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो प्रेफरेंशियल शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी में मेनली प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पहले जिन शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्ड किया जाता है या इक्विटी शेयर से ज़्यादा रिस्पॉन्स जिस शेयर का होता है वो होता है प्रेफरेंशियल शेयर, जिसका हिंदी में नाम होता है पूर्वाधिकार। ये जो प्रेफरेंशियल शेयर रहते हैं इनका अमाउंट हमेशा हायर रहता है। इन शेयर होल्डर्स का कंपनी पर हर चीज़ के ऊपर राइट रहता है। डिविडेंड है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी आदि सिचुएशन में इस तरह के शेयर होल्डर्स का यूज़ किया जाता है। या आदि सिचुएशन में बहुत सारी कंडीशन में शेयर होल्डर की जगह पे कंपनी की तरफ से ये शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर के बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडेम्बल, इनरिडेम्बल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, गारंटेड, नॉन गारंटेड। इस तरह से 9 से 10 टाइप्स हमको यहाँ पे दिए हुए प्रेफरेंशियल शेयर के। मतलब इतने तरह के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर के कोई अलग टाइप्स नहीं होते। इक्विटी शेयर एक ही तरह का कंपनी में होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है और हर तरह का प्रेफरेंशियल शेयर अपनी इंपॉर्टेंस के कारण अलग होता है। आगे दिया हुआ है अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर के यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए
इसको एक बार आप लोग खुद से सेल्फ लर्न करना। आगे दिया हुआ है मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, तो इसके क्या मेरिट्स होते हैं, इसके क्या फ़ायदे रहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, मतलब ये इन शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क को फेस नहीं करना पड़ता है। आगे दिया हुआ था प्रमोटर्स एंड द एग्जैक्टिंग मैनेजमेंट कैन रिटेन कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इस तरह के शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर हर तरह की कंटिन्यू जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं या अपने इन्वॉल्वमेंट्स का पूरा पूरा राइट्स रखते हैं। आगे यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर में हमको दिया हुआ है प्रेफरेंशियल शेयर कैन बी issued to finance capital expenditure involved in expectations programs and to strengthen the present equity base with the review to future expenses। मतलब ये फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को पहले से ही कंट्रोल करता है और प्रेजेंट में होने वाले वेस्ट अमाउंट को या वेस्ट एक्सपेंसेस को ये पहले से ही कंट्रोल में करता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट हमको दिए हुए थे इसके मेरिट्स के। इसी के अपोज में जस्ट डीमेरिट्स आएंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो डीमेरिट्स जो है वो आप लोग एक बार खुद से सेल्फ लर्न करना, रीड करना, क्योंकि अगर आपको प्रेफरेंशियल का मेरिट और मीनिंग समझ में आ गया तो डीमेरिट्स करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेंगे। तो डीमेरिट्स आप लोग एक बार खुद से लर्न करना। डीमेरिट्स के भी यहाँ पे 8 पॉइंट दिए हुए, तो एनी 4 पॉइंट मेरिट्स के और एनी 4 पॉइंट आप लोगों को डीमेरिट्स के नोट डाउन करने। आगे हमारे पास में जो पॉइंट दिया हुआ वो है डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके 12 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में एनी हाउ नोट करना है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। 6 to 8 पॉइंट आप लोग यहाँ पे इसके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर का मीनिंग देखने के बाद में, डिफरेंसेस देखने के बाद में हम लोगों ने जो पॉइंट करा था वो था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 12 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 12 पॉइंट्स में से यानी 6 to 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करके लिखना है। आगे है डेफिनेशंस ऑफ स्टॉक एंड डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको स्टॉक के लिए दिया हुआ है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टॉक इज़ अ सेट ऑफ शेयर्स पुट टुगेदर इन अ बंडल एक्सपेंसेस और टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वो अमाउंट जो मनी को खर्च करके हमारे बिजनेस में एक वस्तु का निर्माण किया जाता है या किसी भी स्टॉक को स्टार्ट किया जाता है, तो वही यहाँ पे कहलाता है स्टॉक। मतलब किसी भी तरह की कंपनी का जो एक आर्टिकल है, जो प्रोडक्शन है, वो उस कंपनी के लिए स्टॉक कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक का मीनिंग देखने के बाद में हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट में हम लोग जो ब्रोकर्स के थ्रू हमारे स्टॉक्स को एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब एक व्यक्ति किसी चीज़ को परचेज कर रहा है और एक सेल कर रहा है, तो वो ट्रेडिंग की बिजनेस और सेलिंग की प्रोसेस कहलाएगी। लेकिन मार्केट में जब हम किसी भी वर्किंग प्रोसेस को कर रहे हैं और हम स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब स्टॉक के बदले में हम स्टॉक दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन बनाई है वो स्टॉक एक्सचेंज की कहलाएगी, ना कि परचेस और सेल की। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ा स्टॉक का कि स्टॉक क्या होता है, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब माल के बदले में माल का एक्सचेंज करना, शेयर के बदले में शेयर लेना देना, डिबेंचर्स के बदले में डिबेंचर्स का एक्सचेंज करना, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, तो ये कहलाता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। आगे हमारे पास में जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ वो है डिबेंचर। तो डिबेंचर के पॉइंट्स को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कितना पार्ट यहाँ तक इस लेसन में हो गया है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ा था, बिजनेस एंड फाइनेंस का मीनिंग पढ़ा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मतलब नेचर पढ़ा था, जिसमें 6 to 8 पॉइंट, और मैंने आपको कहा है कि एनी 5 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस देखा, जिसके 8-9 पॉइंट्स थे, इसमें से एनी 4 पॉइंट आप लोगों को अपनी 5 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट देखा था, टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टर्म, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स के अकॉर्डिंगली बिजनेस फाइनेंस कितने तरह का होता है, इसका हमें चार्ट नहीं बनाना है, इस चार्ट को हमें अपनी बुक में से ही रीड करना है, देखना है एक बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मीनिंग समझा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का समझा और मीडियम टर्म फाइनेंस का समझा। इन तीनों को शॉर्ट नोट में आपको लिखना है। आगे हम लोगों का जो था वो था वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल या ब्लॉक कैपिटल क्या होती है। वर्किंग और फिक्स का मीनिंग समझने के बाद में हम लोगों ने देखा ऑनर्स फंड और बोनर्स फंड। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होता है ये हम लोगों ने समझा।
इन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे, जिस डिफरेंसेस के 11 पॉइंट्स हमको दिए हुए और यानी 6 to 7 पॉइंट्स आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके लिखना है। आगे हम लोगों ने देखा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है। तो इन तीनों की थ्योरी भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट आप लोगों को खुद से लर्न करना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करा फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने इसके फैक्टर्स देखे कि फिक्स्ड कैपिटल के क्या फैक्टर्स होते हैं, जिसके हमको 8 to 9 पॉइंट्स दिए थे, यानी 6 पॉइंट आप लोगों को करना है। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, महत्व क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्या सोर्सेस होते हैं फिक्स्ड कैपिटल के, जिसमें हम लोगों ने 4-5 पॉइंट देखे। फिक्स्ड कैपिटल की इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशंस लोन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और टर्म लोन्स। इस तरह से इन सब को देखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर तक का पार्ट कवर करा। इक्विटी शेयर में हम लोगों ने इक्विटी शेयर का मीनिंग पढ़ा और साथ ही साथ में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। और यहाँ पर हमने सेकंड नंबर पे जो कवर किया है वो है प्रेफरेंशियल शेयर का मीनिंग, जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर का मीनिंग पढ़ने के बाद में इसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर देखे या काइंड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर देखे। और उसके बाद में इन सब को हम लोगों को सेल्फ करना है, एक एक लाइन के ही है। और आगे हम लोगों ने देखा मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर के क्या लाभ होते हैं और डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, यानी डीमेरिट्स क्या होती है, इसकी हानि क्या क्या होती है। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लर्न करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने देखा था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बीच में डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है और यानी 6 to 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने कवरा है। आप अपना वर्क टाइम से टाइम कंप्लीट करते जाइए और कॉपी में लिखने के साथ ही साथ में आप लोग अपनी लर्निंग भी कंप्लीट करिए। थैंक यू।